हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसबी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बारे में। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 आपकी जो बायो की बुक है, उस पूरे बुक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और एक सीरीज के अंदर हम जिन चीज़ों को डिस्कस कर रहे, कवरअप कर रहे थे, उस सीरीज का नाम था न्यू सीरीज। इस न्यू सीरीज का आज हम बात करने वाले हैं जो ऐसे क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम इस सीरीज के अंदर कवर अप करने वाले हैं। और इससे पहले हम कई सारे लेक्चर्स इस सीरीज के अंदर अपलोड कर चुके हैं और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया है। तो आप लोगों की डिमांड थी कि सर हमें इसके नेक्स्ट लेक्चर कब से मिलना स्टार्ट होंगे। तो बच्चों, 1-2 दिन का डिले हो गया था बीच में, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब मैं आपको रेगुलर कंटिन्यू इस सीरीज के जो भी वीडियो 10 से 5, 10 से 15 वीडियो होने वाले हैं इस सीरीज के अंदर, वो मैं आपको लगातार प्रोवाइड कराता रहूँगा। क्योंकि बच्चों, इस सीरीज की जो खास बात है, आपका बायो का पेपर 70 नंबर का आएगा, उसमें आपको लगभग 60 से 65 नंबर दिलाने हैं, 60 से 65 या फिर 55 नंबर। ठीक है, अब आपको 1-2 वीडियो के अंदर अगर हम 55 नंबर या 60 नंबर की तैयारी कराते हैं तो गलत नहीं हो पाएगी। मैं आपको इस सीरीज के अंदर पूरी बुक के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगातार लेकर चलने वाला हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आपको मैं बता दूं, इस पूरी सीरीज में लगभग 5 से 6 घंटे के लेक्चर्स होंगे। अगर आप एक दिन में भी इन लेक्चर्स को एक बार पढ़ लेते हो, दूसरे तीसरे दिन इनको रिवाइज कर लेते हो 2 से 3 बार, तो आप बायोलॉजी के जो आपकी जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी है, इसकी तैयारी यानी कि प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी कर सकते हो। आपको क्या करना है, सभी लेक्चर्स को कंटिन्यू लगातार देखना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कोई दिक्कत ना हो। और आज हम जिस लेक्चर की बात करेंगे, ये बच्चों हमारा लेक्चर होने वाला 7वां। इससे पहले हम 6 लेक्चर्स को डिस्कस कर चुके हैं, उनमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ा दिए जो इससे पीछे के थे, आपको विद एक्सप्लेनेशन चित्र के साथ किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। फर्स्ट टॉपिक है बच्चों एल्कैप्टोन्यूरिया। एल्कैप्टोन्यूरिया क्या होती है, इसके बारे में हमसे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए और आपसे पूछे जाने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा हैं। एल्कैप्टोन्यूरिया क्या होता है, इसकी पहले आप परिभाषा समझिए, फिर मैं आपको अपनी तरफ से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये उपापचयी त्रुटि से होने वाला रोग है। सबसे पहले बात है, ये उपापचयी त्रुटि से होने वाला रोग है, यानी कि जो हम खाते हैं पीते हैं, इनकी किसी ना किसी प्रोडक्ट यानी कि उपापचय यानी कि पचने की वजह से होने वाला रोग है। ठीक है, इसमें फिनाइल एनिलीन, याद रखना है कौन सा, फिनाइल एनिलीन और टायरोसिन, 2 चीज़ें याद रखिए, फिनाइल एनिलीन और टायरोसिन के उपापचय से। देखिए, फिनाइल एनिलीन और टायरोसिन जो है, इनके उपापचय से, इनके पचने से हीमोजेंटेसिक अम्ल बनता है। क्या बनता है बच्चों, हीमोजेंटेसिक अम्ल बनता है। यानी कि 2 चीज़ें आपस में मिलकर पचती हैं तो हमारा हीमोजेंटेसिक अम्ल बनता है। जैसे H2 + O2 को अगर मिलाते हैं तो जल बनता है ना, तो उसी प्रकार से H2 + O2 जो हम मिलाएंगे तो जल बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मिला देते हैं तो जल बनता है, इस तरीके से। तो इसी प्रकार फिनाइल एलिनिन और टायरोसिन को जब मिलाएंगे तो हमारा हीमोजेंटेसिक एसिड बनेगा। ठीक है, अम्ल बनेगा। इसका क्या होता है, अम्ल बनता है। इसका एंजाइम उपस्थित ना होने के कारण इनका उपापचय नहीं हो पाता है। अब होता है क्या, हर एक चीज़ को पचाने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है। होता क्या है, फिनाइल एलिनिन और टायरोसिन के उपापचय से हीमोजेंटेसिक अम्ल तो बन जाता है, लेकिन होता क्या, इनका उपापचय नहीं हो पाता है, जिसके कारण इनकी एक एंजाइम जो है वो उपस्थित नहीं होता है, जिनके कारण क्या होता है, इनका उपापचय नहीं हो पाता है और इसकी मात्रा जो होती है बढ़ती रहती है। अब जैसे इसका उपापचय हो नहीं पा रहा, पच नहीं पा रहा है, तो क्या होगी, ये बन तो लगातार रहा है हीमोजेंटेसिक अम्ल, होगा क्या, इसकी मात्रा जो है, इसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ता चले जाएगा। अब जब इसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण यह जिसके कारण यह रुधिर में परिवहन करने लगता है। शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड है, सर्कुलेशन होता है, ब्लड आपको चलता रहता है, धमनी और शिराओं से होकर आता जाता रहता है। धमनियों में शुद्ध रक्त जाता है, शिराओं से अशुद्ध रक्त ऑक्सीजनेटेड जो डीऑक्सीजनेटेड रक्त होता है वो आता रहता है, ऑक्सीजनेटेड रक्त धमनियों में प्रवाहित करता रहता है, फेफड़े से लंग्स के हमारे हर एक ऑर्गन्स तक जाता है, ऑर्गन्स से हमारे लंग्स तक आता है। यानी कि जो भी हमारा कार्य करता है, जो हमारे हृदय के वगैरह जो हमारा यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपने 120/, जो 80 mmHg पढ़ा था वही होता है वहाँ पर प्रेशर की वगैरह। ठीक है, तो हमारा जो रक्त होता है फ्लो होता रहता है, पूरा शरीर में चलता रहता है रक्त। अब जब रक्त पूरे शरीर में चल रहा है और ये हमारे रक्त में मिला हुआ है, तो क्या होगी, इसकी मात्रा रक्त में बढ़ती जाएगी। और फिर होता क्या, जैसे शरीर में पड़ता रहता है और आपको पता है रक्त हमारे हर शरीर के हर भाग में जाता है, तो हड्डियों और जोड़ों पर जम जाता है, जिससे क्या होता है, ये हड्डियों और रक्त जो हमारे जोड़्स होते हैं, जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं और हड्डियों में क्या होता है, जम जाता है और मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगता है। और जब आप ज़्यादा बढ़ जाता है तो मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगता है। ठीक है, होता क्या है,
मूत्र वायु के संपर्क में आते ही काले रंग का हो जाता है। यानी कि इसमें एक सबसे मेन बात है इसकी, अगर आप इससे कोई ग्रसित है तो इस व्यक्ति का अगर मूत्र जो है जैसे ये वायु के संपर्क में आ जाए वो काले रंग का हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि किस रोग की वजह से मूत्र वायु के संपर्क में आते ही काले रंग का हो जाता है। याद रखिएगा, एल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, अगला बच्चों हमारा टॉपिक है बार बॉडी। बार का है लेकिन इंग्लिश में आपको बार बॉडी लिखा हुआ मिलेगा। होता क्या है इसको ध्यान से समझिए। सन 1949 में मुरेवार ने मादा बिल्लियों की, एक वैज्ञानिक थे मुरेवार, इन्होंने क्या किया, सन 1949 ईस्वी में मादा बिल्लियों की त्वचा की कोशिकाओं के केंद्रक, देखिए त्वचा थी, उसको त्वचा की कोशिकाएं होंगी और उन कोशिका के अंदर आपको पता ही है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक होता है। उस केंद्रक से चिपका एक घना पिंड देखा, चिपका हुआ है क्या क्या देखा, घना पिंड देखा। किंतु नर में ऐसा नहीं होता है, किंतु जो हमारी नर बिल्लियाँ होती हैं यानी कि जो नर होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता। खोजकर्ता के आधार पर इसे बार बॉडी नाम दिया गया, खोजकर्ता के आधार पर इसे नाम दे दिया गया बार बॉडी। ठीक है, एक मादा में एक्स गुणसूत्र, एक एक्स गुणसूत्र जो होता है उसको छोड़कर जितने भी एक्स गुणसूत्र होते हैं उन्हें बार बॉडी कहते हैं। यानी कि हमारी जो फीमेल्स होती हैं, जो एक मादा होगी बिल्ली या किसी भी मादा में, एक एक्स गुणसूत्र को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी एक्स गुणसूत्र होंगे वो बार बॉडी कहलाएंगे। और सामान्य महिलाओं में एक बार बॉडी होती है, आपको पता ही है महिलाओं में गुणसूत्र कितने होते हैं, एक्स एक्स होता है। तो एक एक्स को अगर हम छोड़ दें तो एक्स सामान्यतः नॉर्मली जो महिला होती हैं उनमें एक बार बॉडी पाई जाती है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि सामान्यतः महिलाओं में कितनी बार बॉडी पाई जाती है। याद रखिएगा, एक पाई जाती है। समझ में है? अगला देखिए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है जो एक यानी कि अति लघुत्तरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन है। मटर में गुणसूत्र कितने होते हैं? मटर के जो भी लेक्चर्स हैं वो हमने छठे लेक्चर में इसमें मेंडल के प्रयोग वगैरह सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। मेंडल जो मटर होती है इसमें 7 गुणसूत्र, 7 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 14 गुणसूत्र होते हैं, जो कि जिन पर मटर के पौधे पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, बहुत सारे नियम भी दिए थे। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि एक क्वेश्चन पेपर बच्चों को सॉल्व करा रहे थे ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर, तो हमें वहाँ पर एक क्वेश्चन मिला कि मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, 7 जोड़ी होती है या फिर 14 गुणसूत्र होते हैं, चीज़ आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और है, बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? ये देखिए होता क्या है, हमारे अंदर जो भी नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, नाइट्रोजन जो क्षारक होते हैं उनका विलोपन या फिर निवेशन होता है, यानी कि बढ़ते या फिर घटते हैं, उसे यही बिंदु उत्परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। देखिए यही लिखा हुआ है, इसमें एक नाइट्रोजन क्षारक का विलोपन या निवेशन यानी कि बढ़ना या फिर घटना, विलोपन, उसे बिंदु उत्परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सिकल सेल एनीमिया यानी कि दंत कोशिका रक्तता के बारे में आपने पढ़ा होगा, सिकल सेल एनीमिया हो गया। ठीक, समझ में? अगला बच्चों हमारा टॉपिक है आनुवांशिक पदार्थ को लेकर। आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? कभी कभी 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे? आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? ऐसा रासायनिक पदार्थ जो आनुवांशिक सूचनाओं को, ऐसा एक रासायनिक पदार्थ जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, उसे हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। डीएनए हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ की तो परिभाषा हुई, यानी कि ऐसा रासायनिक पदार्थ जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, और ये हमारा डीएनए फिर आरएनए हो सकता है। ठीक है, ये परिभाषा कब दी गई? जब सारी चीज़ें प्रूफ हो गई। ठीक है, अब बात आती है आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की? देखिए बच्चों आनुवांशिक पदार्थ की खोज के बारे में बात करें तो जैव रासायनिक वैज्ञानिक एक थे, जैव रासायनिक थे फ्रेडरिक मिस्टर। फ्रेडरिक मिस्टर ने क्या किया कि पश कोशिकाओं के केंद्रक से एक रसायन पदार्थ को अलग किया। उन्होंने क्या किया, एक पश कोशिका ली यानी खराब कोशिका ली, उनके यानी कि जो पश कोशिका थी उसकी कोशिकाओं से केंद्रक से एक, उन कोशिकाएं जो थी उन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक था, उस केंद्रक से एक रसायन पदार्थ को अलग किया, जिसमें फास्फोरस था। जिसमें क्या था? फास्फोरस था। याद रखिए इसमें क्या था? फास्फोरस यानी कि फी था, लेकिन एस सल्फर नहीं था। लेकिन इनमें देखा इन गया कि सल्फर नहीं था। यदि आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन होता तो सल्फर होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर के अणु होते होना चाहिए। अतः इन्होंने कहा कि आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है ना कि प्रोटीन। इन्होंने कहा आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है ना कि प्रोटीन। ठीक है, अब हुआ क्या, इन्होंने किससे प्राप्त किया था? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक से। केंद्रक से प्राप्त होने के कारण जो रासायनिक पदार्थ था इन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया। उसको क्या क्या नाम दिया? उस पदार्थ को न्यूक्लियन नाम दिया। लेकिन अल्टमान ने बताया कि इसकी प्रकृति अम्लीय है। लेकिन जो अल्टमान, अगले हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्टमान, उन्होंने बताया इसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय है, एसिडिक है।
तो इन्होंने क्या कर दिया, उसी को नाम दे दिया न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक। समझ में आया। अब बच्चों हमारा एक अगला टॉपिक है हर्षे और चिज का प्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कई बार आया है। यानी कि हुआ क्या, समझिएगा, थोड़ी एक स्टोरी है। बहुत सारे वैज्ञानिक थे, अपने अपने मत दे रहे थे। कोई कह रहा था आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है, कोई कह रहा था डीएनए है, कोई कह रहा था आरएनए है। ऐसे सभी वैज्ञानिक अपने अपने प्रयोग दे रहे थे। कोई कह रहा था प्रोटीन है, नहीं डीएनए है, कोई कह रहा नहीं नहीं प्रोटीन ही है, कोई कह रहा नहीं डीएनए है। तो ऐसे बहुत सारे मत चल रहे थे। वहाँ पर 2 से 3 वैज्ञानिकों ने प्रूव करने का प्रयास किया। एक प्रयोग आता है ग्रिफिथ का रूपांतरित प्रयोग, जिसमें चूहे की बात की गई, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक आता है एब्री मैकार्ड और मैकार्टी का प्रयोग, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो लास्ट में पढ़ाऊंगा। एब्री मैकार्ड मैकार्टी और जो ग्रिफिथ का रूपांतरित प्रयोग है। लेकिन हर्षे और चिज ने जिसने सर्वमान्य रूप से प्रमाणित किया था कि हाँ यही है, तो क्या होगा, अगर आप हर्षे और चिज को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ग्रिफिथ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको लास्ट के जो सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमें ज़्यादा जरूर रहेंगे या उनके रिलेटेड क्वेश्चन जरूरत रहेंगे। ठीक है। तो बच्चों हर्षे और चिज जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने प्रयोग किए, और उन्होंने अपने प्रयोग में क्या कहा कि हर्षे और चिज जो थे उन्होंने अपने प्रयोग किए, उन्होंने अपने प्रयोग में 2 चीज़ों को शामिल किया। पहले आप इसकी डिफिनेशन समझिए। हर्षे और चिज ने समान रूप से प्रमाणित सिद्ध कर दिया या प्रमाणित कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इन्होंने अपने प्रयोग किया था, उसमें 2 जीवों को शामिल किया। देखिए अपने प्रयोग में 2 जीवों को जिनको शामिल किया उसमें था T2 बैक्टीरियोफेज, यानी कि जिसको हम जीवाणु भोजी भी कहते हैं, और ई कोलाई बैक्टीरिया। ई का मतलब होता है इस्रिचिया, कोलाई का मतलब कोलाई, इस्रिचिया कोलाई। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया अपने प्रयोग में, इसको समझिएगा ध्यान से। आप ऊपर हेडिंग लगा ली हर्षे और चिज का प्रयोग। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ। देखिए हुआ क्या, इन्होंने सल्फर, जिसका प्रमाण क्रमांक 35, सल्फर 35 और फास्फोरस 32 का प्रयोग किया। सल्फर 35 और फास्फोरस 32 का प्रयोग किया। और जीवाणु भोजी, जो हमारा जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज है, को इन दोनों माध्यमों में अलग अलग ग्रो कराया, वृद्धि कराया। जो जीवाणु भोजी था उसको क्या किया, इन दोनों माध्यमों में सल्फर और फास्फोरस दोनों माध्यमों में अलग अलग ग्रो कराया, यानी कि वृद्धि कराया। ठीक है। अब हुआ क्या, जब इनने दोनों माध्यमों में इनको ग्रो कराया यानी कि वृद्धि कराई, तो जिन वायरस यानी कि जिन जीवाणु जो हमारे विषाणु थे, वायरस विषाणु को सल्फर यानी कि सल्फर 35 में वृद्धि कराया। जिन भी विषाणु यानी कि वायरस को सल्फर 35 में वृद्धि कराया। याद रखिएगा, जिनको सल्फर में वृद्धि कराया उनकी जो प्रोटीन का आवरण था उसको रेडियोधर्मी किया। समझिएगा, जो हमारे वायरस थे जिनको सल्फर में वृद्धि कराया उनकी प्रोटीन को रेडियोधर्मी किया। और तो क्या हुआ, इनकी प्रोटीन को रेडियोधर्मी हो जाती, तो इनकी क्या की प्रोटीन की रेडियोधर्मी हो जाती है। ठीक है, हो गई। और जिन वायरस यानी कि जिन विषाणुओं को फास्फोरस में वृद्धि कराया उनमें क्या किया, डीएनए को रेडियोधर्मी हो जाता। उनका क्या किया, डीएनए को रेडियोधर्मी किया गया, डीएनए रेडियोधर्मी हो जाता। समझ में आया। यानी कि जिनको फास्फोरस में वृद्धि कराया उनका डीएनए रेडियोधर्मी हो रहा था, डीएनए, और जिनको सल्फर में कराया उनकी प्रोटीन को रेडियोधर्मी किया गया, यह हो रहा था। यहाँ तक समझ में आया। ठीक, हुआ क्या आगे देखिए। तो इन जीवाणुओं को बैक्टीरिया के साथ छोड़ा गया। अब इन विषाणु, जो भी हमारे विषाणु थे, वायरस थे, इनको क्या किया, बैक्टीरिया के साथ छोड़ा गया। तब ये बैक्टीरिया को संक्रमित करने लगे। जो हमारे विषाणु भोजी था, विषाणु भोजी बच्चों यहाँ पर लिखिएगा, जीवाणु विषाणु को। ठीक है, तो क्या करेंगे, बैक्टीरिया को संक्रमित करने लगे और अपना आनुवंशिक पदार्थ, बच्चों यहाँ पर आप लिख लीजिए जीवाणु भोजी। यहाँ पर आप काट के लिखिएगा जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी। ठीक। अब जीवाणु भोजी जो था उसको बैक्टीरिया के साथ छोड़ा गया। उसको क्या किया गया, बैक्टीरिया के साथ छोड़ा गया। तब बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं और अपना आनुवंशिक पदार्थ बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करा देते हैं। अब देखिए हुआ क्या, बैक्टीरिया जीवाणु भोजी थे उनको क्या किया, बैक्टीरियोफेज थे, उनको बैक्टीरिया के साथ छोड़ा गया। और हुआ क्या, ये अपना आनुवंशिक पदार्थ जो थे उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा रहे थे और बैक्टीरिया को संक्रमित करा रहे थे। कौन, जीवाणु भोजी। ठीक है। अब हुआ क्या, फर्स्ट कंडीशन या चौथी कंडीशन, जिन बैक्टीरिया को रेडियोधर्मी सल्फर युक्त वायरस से संक्रमित कराया गया, जो भी हमारे बैक्टीरिया थे उनको क्या किया, रेडियोधर्मी युक्त सल्फर जो था उससे संक्रमित कराया गया।
संक्रमित कराया गया, जब संक्रमित आप वायरस के स्थान पर आप जीवाणु भोजी भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जिन बैक्टीरिया को रेडियोधर्मी सल्फर यानी कि वायरस से संक्रमित कराया गया तो उनमें रेडियोधर्मिता देखने को नहीं मिली, यानी कि जिनको सल्फर से के साथ संक्रमित कराया गया, जिनमें सल्फर के साथ वृद्धि कराया, यानी कि जो भी बैक्टीरिया थे उनको क्या किया, रेडियोधर्मी जो सल्फर था उसमें रेडियोधर्मी सल्फर था, उनको वायरस से संक्रमित कराया गया तो क्या हुआ, रेडियोधर्मिता देखने को नहीं मिली, यानी कि रेडियोधर्मिता नहीं हुई। लेकिन जिन बैक्टीरियाओं को रेडियोधर्मी फास्फोरस एक तो वायरस से संक्रमित कराया गया, रेडियोधर्मी एक तो फास्फोरस जो बैक्टीरिया जो वायरस थे उनसे संक्रमित कराया गया तो उनमें रेडियोधर्मिता देखने को मिली, यानी कि जिनके सल्फर को यानी कि जिसके प्रोटीन का आवरण यानी कि सल्फर को किया था तो उनमें जो भी बैक्टीरिया थे उनमें रेडियोधर्मिता देखने को नहीं मिली। लेकिन जिन बैक्टीरियाओं को हमने देखा जिनमें फास्फोरस बैक्टीरियोफेज में कराया गया था उनमें रेडियोधर्मिता देखने को मिली, ठीक है। अब होता क्या, जिससे प्रसिद्ध हुआ कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही हुआ क्या, देखिए अगर बात सुनिएगा, अगर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता, प्रोटीन होता तो क्या होता, प्रोटीन जिसका संक्रमित कराया गया था तो उसका जो आनुवंशिक पदार्थ था दूसरी पीढ़ी में जाता है, सूचनाओं को दूसरी पीढ़ी में, तो जो रेडियोधर्मी तो डीएनए था वो जो प्रोटीन का आवरण था वो उसमें जाना चाहिए था ना, लेकिन गया नहीं। लेकिन जिसमें डीएनए को संक्रमित कराया गया, डीएनए को रेडियोधर्मी कराया गया, उसमें क्या हुआ, जो रेडियोधर्मिता देखने को मिली। जैसे चित्र देखिए, हुआ क्या है, ये बैक्टीरियोफेज है हमारा, इसमें रेडियोधर्मिक सल्फर है, जिसको रेडियोधर्मिक सल्फर यानी कि प्रोटीन का आवरण संक्रमित कराया गया तो इसने क्या किया, ये बैक्टीरिया इसके साथ अपना इस बैक्टीरिया का आनुवंशिक पदार्थ है और इसने इसको संक्रमित किया, ठीक है। ये संक्रमित करा इसके रेडियोधर्मिक फास्फोरस, ठीक है, यानी कि जो डीएनए था, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, इनमें जब संक्रमित कराया गया तो इसका जो डीएनए था यहाँ पर आया, इन दोनों का डीएनए यहाँ पर आ गया। अब देखा गया कि जिसका प्रोटीन का आवरण संक्रमित कराया गया था इसमें रेडियोधर्मिता देखने को नहीं मिली, रेडियोधर्मी नहीं हुआ। जिनको हमने क्या किया था, जिनका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का संक्रमित कराया था उनमें रेडियोधर्मिता पाई है, क्योंकि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ था इसीलिए वो उसमें भी उतर आई। हुआ क्या, तो इसमें जब इनका ए वाला बात कर रहे हैं, बीजाणुभोजी को हटा दिया हमने तो असंक्रमित डीएनए हमारा इसमें मिला, इसमें जो डीएनए था वो असंक्रमित था, लेकिन इनमें डीएनए था जो वो संक्रमित थे, यानी कि रेडियोधर्मी युक्त था, ठीक। इससे सिद्ध हो गया कि आनुवंशिक पदार्थ हमारा डीएनए ही है, ठीक। और ये सिद्ध किसने किया, हमारे वैज्ञानिक थे हर्शे और चेज ने, जिससे यह सिद्ध हुआ कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे जो हमारा 8वां लेक्चर आने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा मजा होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।